जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज हम फिर उपस्थित हुए हैं आपके लिए एनवायरनमेंट सेक्शन से 30 इम्पॉर्टेंट MCQs लेकर, जो रीट 2021 के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें भी ये क्लास जो है कि 1 to 5 के लिए महत्वपूर्ण है, अर्थात लेवल 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ ये सीटेट और अदर स्टेट टेट एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके की चाइल्ड एंड पेडागोजी की हमारी ऑलरेडी वीडियो आ चुकी हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और ये एनवायरनमेंट का सेकंड टेस्ट है। एनवायरनमेंट का कौन सा, ये सेकंड टेस्ट, एनवायरनमेंट का ये सेकंड टेस्ट है। और आगे भी इसी तरीके के आपको प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से अभी जुड़ सकते हैं ग्लांस एकेडमी से, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहें। चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका, जल चक्र को नियंत्रित करता है। जल चक्र का मतलब होता है जितना जल पृथ्वी पर आता है फिर उतना ही जल पृथ्वी पर उड़ के चला जाता है ऊपर वायुमंडल में, फिर वापस आ जाता है पृथ्वी पर और फिर पृथ्वी से वायुमंडल में उड़ के चला जाता है। तो इसको कौन कंट्रोल करता है एक तरीके से? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि वन की उपयोगिता बहुत अधिक होती है। अगर हम सारे के सारे वन काट देंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी, ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। इसकी वजह से जो है कि वर्षा के लिए जो उपयुक्त दशाएं होती हैं वो भी सही ढंग से काम नहीं करेंगी, और फिर पूरी तरीके से जो है कि वर्षा जो है कि अनियंत्रित व्यवस्था में हो जाएगी। तो ये समस्या क्रिएट कर सकती है। इसीलिए जल चक्र को जो है कि नियंत्रित करने के लिए वन सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 या सेकंड कह दीजिए। खाद्य, प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। कहाँ पर होता है? मतलब भोजन के लिए, प्रकाश के लिए, स्थान के लिए। नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों, नज़दीकी संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हों, दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही हों, या दूर से संबंधित जातियों के मध्य जो भिन्न स्थानों में उग रही हों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि आप जिस जगह रहते हैं सामान्यतः पहले आप उसी अपनी लॉबी या अपनी कॉलोनी या अपने मोहल्ले में ही सबसे अधिक संघर्ष करते हैं अपने पड़ोसी के साथ, अपने और लोगों के साथ, जिससे आपको खाद्य, प्रकाश और स्थान के लिए सब चीज़ें सहूलियत हो जाए। तो सबसे अधिक संघर्ष पहले ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 123, सभी बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण और सीखने के लिए प्रत्येक शिक्षण कक्ष में आवश्यकताएं हैं। किस चीज़ की आवश्यकता होगी? संज्ञानात्मक उम्र उपयुक्त पाठ्यक्रम, अनुकूल और धमकी रहित परिवेश, स्कूल आधारित आकलन आख्या प्रस्तुत करना, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे धमकी रहित कहा गया है, इसलिए ये भी ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के मुख्य प्रशिक्षण संकेतांक क्या है? कि कैसे कोई बच्चा पर्यावरण सीख पा रहा है, इसको किस हम मापदंड या मेजरमेंट पे चेक करेंगे? पर्यवेक्षण और रिपोर्टिंग, अभिव्यक्ति, व्याख्या और वर्गीकरण, पूछताछ, विश्लेषण और प्रयोग, या उपयुक्त सभी। तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। हम ये तीनों ही प्रक्रियाओं को अपनाएंगे जिससे पर्यावरण अध्ययन के बारे में जानकारी मिल सकेगी बच्चों की। 125 को देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? विशेषता नहीं पूछ रहा है। यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है, बिल्कुल सही बात है। यह विद्यार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की जरूरतों को पूरा करती है, ये भी सही है। इसके बाद अगर हम देखें अगले ऑप्शन को, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यानी रियल घटनाओं को, यह भी सही है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, तो यह गलत हो जाएगी, क्योंकि अमूर्त चीज़ों को जो है कि अवधारणा के रूप में प्रस्तुत करना किसी भी बच्चे के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। और केवल परिभाषा रट लेने से पर्यावरण की तैयारी नहीं होती जब तक वो इस चीज़ को आकलन न करे, इस चीज़ को जो है कि ऑब्जर्वेशन न करे, महसूस न कर सके, तब तक वो सारी चीज़ें बेकार होंगी। इसीलिए जो इंग्लिश मीडियम के स्कूल होते हैं, जो प्राइमरी के स्कूल होते हैं, उसमें सामान्यतः बच्चों को क्या किया जाता है, एक बार हफ्ते में या महीने में एक बार उनको भ्रमण पर ले जाया जाता है, ताकि वो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, प्राकृतिक पर्यावरण के बीच में रह के उन सारी चीज़ों को समझ सकें। तो इसका डी ऑप्शन जो है कि विशेषता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण हेतु निम्न में से कौन सा उद्देश्य आवश्यक नहीं है? भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना, विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद कर लेना,
पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, अवलोकन, मापन, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना। तो क्वेश्चन नंबर 126 का हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर विशेषता नहीं होगी या उद्देश्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रटने पे फोकस नहीं करना है। 126, पेड़ों की कटाई घटाती है। अगर हम पेड़ लगातार काट रहे होते हैं तो क्या चीज़ घटने लगेगी? वर्षा कम होगी, मृदा अपरदन कम होगा, या भूस्खलन कम होगा, या ये सभी। तो देखिए, अगर हम पेड़ों की कटाई अगर ज़्यादा करेंगे तो मृदा का अपरदन लगातार बढ़ता जाएगा, क्योंकि मिट्टी को पेड़ की जड़ होती है जो एक तरीके से पकड़ी रहती है और मिट्टी को रोके रहती है। अगर पेड़ हम काट देंगे, जड़ सूख जाएगी, तो बारिश होने पर मृदा अपरदन बढ़ जाएगा, भूस्खलन बढ़ जाएगा, लेकिन वर्षा कम होने लगेगी। तो 127 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 128 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में मानव समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं। उक्त सभी अवसर प्राप्त होते हैं। तो 128 का हो जाएगा डी, क्योंकि तीनों ही बातें सही लिखी हुई हैं। क्योंकि देखिए, समझदार और बुजुर्ग, जिसको हम कहते हैं ना, अपने पूर्वजों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन भी है, क्योंकि मानव समुदाय ही हमारे आसपास चारों तरफ होता है, जो हमें कोई ना कोई नई सीख देता रहता है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? पिंडारी से, सतोपत ग्लेशियर, चेराबारी या गंगोत्री ग्लेशियर? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, गंगोत्री ग्लेशियर। देखिए, उत्तराखंड में यहाँ से सतोपत ग्लेशियर से जो है कि अलकनंदा नदी बहते हुए आती है, लेकिन यहाँ पे जो है कि उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी नदी बहकर आती है, और जहाँ पर ये आपस में मिलन करती है देवप्रयाग में, यहाँ से ये गंगा नदी के नाम से आगे बहने लगती हैं। और इसी भागीरथी नदी में अलकनंदा नदी के मिलने से पहले ही यहाँ पर एक भिलांगना नदी आती है, और इस पर जो है कि क्या है, भिलांगना नदी पर क्या बना हुआ है? टिहरी जो है कि बांध बना हुआ है उत्तराखंड का। तो 129 का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 130, मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है किसका? समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा व्यर्थ को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक पदार्थ को पीने के पानी में छोड़ने का। तो 130 का हो जाएगा सी ऑप्शन, क्योंकि पारा से संबंधित रोग है। जापान की, जैसे अगर मैं जापान के द्वीप बना देता हूँ कुछ इस तरीके से, तो जापान की एक खाड़ी है जिसका नाम है मिनीमाता खाड़ी, और इस खाड़ी में इंडस्ट्री का सबसे अधिक पानी आता था, जिसमें पारा बहुत अधिक मात्रा में था, और उस पारे से युक्त पानी का या जो भी कार्बनिक पदार्थ है उनका यूज किया मछलियों ने, और जब फिर मछली को लोगों ने भोजन के रूप में स्वीकार किया या खाया, तो इस मिनीमाता खाड़ी के इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग थे जापान के, उनको फिर ये रोग होने लगा। तो पता चलता है कि पारा से हुआ है, तो मिनीमाता खाड़ी के नाम पर ही मिनीमाता रोग रख दिया गया इसका नाम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा 130 का। 131 की हम सूची मिलान करते हैं और फिर आगे हम इसके कूट को यहाँ पे देख सकेंगे। तो देखिए, इसका कूट क्या बनेगा। 131 को अगर हम देखते हैं, क्या कह रहा है 131, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मैंने अभी बताया कि 1986 में आएगा, और उसके बाद अगर हम बात करें जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, तो 1974 में आ जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में आएगा, और वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को ही हम छाता विधान भी कहते हैं। क्या विधान कहते हैं? छाता विधान अधिनियम भी कहा जाता है इसको। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है, यानी कि जल को रोकने की क्षमता अधिक होती है, जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, चिकनी मिट्टी में, क्योंकि चिकनी मिट्टी के जो कण होते हैं बहुत ही छोटे छोटे और बहुत नज़दीक होते हैं, इस वजह से यहाँ पे जो पानी आता है वो सामान्यतः यहीं पर रुका रह जाता है। अगर हम बलुई मिट्टी की बात करेंगे, जिसके कण भी बड़े बड़े होते हैं और उनके बीच में गैप बहुत अधिक होता है, इसलिए पानी जब आता है तो नीचे निकल जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। 133, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बीरबल साहनी जी को, एस.एम. स्वामीनाथन, M.O.P. अयंगर या डॉक्टर वी कुरियन? तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, M.S. स्वामीनाथन को। जबकि अगर हम विश्व के स्तर पर देखेंगे हरित क्रांति के जनक, तो नॉर्मन बोरलॉग साहब जी को इसका श्रेय दिया जाता है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, बर्फ पर अंडे देने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? आर्कटिक टर्न, हमिंग बर्ड, एल्बेट्रास या पेंगुइन? तो 134 का हो जाएगा डी ऑप्शन, पेंगुइन।
एक चीज़ याद रखिएगा कि हमिंग बर्ड तो जो है कि विश्व की सबसे छोटी जो है कि चिड़िया है, लेकिन आर्कटिक टर्न की बात करेंगे तो सबसे लंबा जो है कि ये प्रवासी जीवन जीती है, अर्थात नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जो है कि पूरा का पूरा ये क्या करती है, प्रवास करती है, स्थानांतरण करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 135 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 की ओर चलें। पूछ रहा है आर्कटिक मरुस्थल कह रहा है, आर्कटिक मरुस्थल का किसका दूसरा नाम है आर्कटिक। तो 135 का हो जाएगा ए ऑप्शन, ये टुंड्रा बायोम के रूप में कहा जा रहा है, जहाँ पे वृक्षों की वृद्धि जो है कि कम टेम्परेचर होने की वजह से नहीं बढ़ पाता है, इसलिए इसको जो है कि आर्कटिक टुंड्रा या अल्पाइन टुंड्रा या अंटार्कटिक टुंड्रा भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका मीसोजोइक, मीजो नहीं, ये मीसोजोइक युग निम्न प्राणियों का युग माना जाता है। मीसोजोइक में किसका विकास हुआ था, उभयचर जीवों का, सरीसृप जीवों का, पक्षियों का, स्तनधारी जीवियों का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उस समय सरीसृप जीवों का विकास हो चुका था मीसोजोइक में। क्वेश्चन नंबर 137, देखिए चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है, भूस्खलन, नाभिकीय दुर्घटना, भूकंप या अम्लीय वर्षा। तो देखिए नाभिकीय दुर्घटना इसका सही आंसर हो जाएगा 137, जो कब हुई थी, ये हुई थी 26 अप्रैल 1986, और इसमें भी किस गैस का सिक्रेशन हुआ था, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। जिस तरीके से भोपाल गैस त्रासदी थी उसी तरीके से चेरनोबिल गैस दुर्घटना भी हुई थी 1986 में, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगले प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करें, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण को प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में पहचान करता है। देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है, DPSP की बात नहीं कर रहा है। तो जब मौलिक कर्तव्य की बात ही कर रहा है तो ये तो भाग 4 क में यानी कि भाग 4A के अंतर्गत आर्टिकल 51 के ए में शामिल है। तो 138 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। वन संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर वन्य गतिविधि है, गैर वन्य गतिविधि, चाय, रबड़, शहतूत, उक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि रबड़ की खेती, चाय की खेती, शहतूत की खेती वाणिज्यिक फसल में आती है, बागानी फसलों में आती है, वन्य गतिविधि में नहीं माना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 140 है, वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकता है। सामान्यतः इन किरणों को रोकने के लिए ओजोन का काम होता है, जो ओजोन अपना काम पूरी तरीके से करती है और ओजोन की लेयर पाई जाती है समताप मंडल में, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 141, भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है, पारंपरिक है, नवीनीकृत, अपारंपरिक, अनवीनीकृत, अपारंपरिक, नवीनीकृत या पारंपरिक, अनवीनीकृत। तो 141 का हो जाएगा सी, यानी अपारंपरिक और नवीनीकृत, अर्थात कि एक नया है, अर्थात भूतापीय ऊर्जा को हम लगातार नया कर सकते हैं, इसकी कभी भी समाप्ति नहीं होगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 142 पे। देखिए क्वेश्चन में 142 क्या कह रहा है, निम्न में से रबी की फसलें बताइए, धान चना, गेहूं मक्का, मक्का धान या चना गेहूं। तो देखिए रबी की जो फसलों की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी लगभग अक्टूबर में बुवाई की जाती है और इसको मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास जो है कि काट लिया जाता है, अर्थात ये जाड़े की फसल होती है एक तरीके से। तो रबी की अगर हम बात करें जाड़े में खेती किसकी होगी, तो चना और गेहूं की खेती होती है। जबकि धान की खेती कब होती है, गर्मी के समय में होती है, जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, क्योंकि इसी समय वर्षा अधिक होती है, मानसूनी वर्षा से इसको पानी अधिक मिल पाता है। तो इसलिए धान कौन से फसल की खेती हो गई, खरीफ फसल की। खरीफ की खेती कब होती है, गर्मी के समय होती है। क्वेश्चन नंबर 143 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 क्या कह रहा है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक भी कहा जाता है क्योंकि इनमें होती है श्वसन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उपयुक्त सभी। तो सभी क्रियाएं होती हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्रियाएं सब हो रही, लेकिन पूछ रहा है वायुमंडल का शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड को जो है कि वायुमंडल से ग्रहण करती है, और वायुमंडल से जब कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाएगा तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगी और इससे ग्लोबल वार्मिंग में क्या होगी, कमी आने लगेगी। इसलिए कहा जाता है कि वायुमंडल शुद्ध कर रही होती है पेड़ पौधों के द्वारा। तो 143 का हो जाएगा सी ऑप्शन। 144,
तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो राजेंद्र सिंह को जो है कि जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। किस के नाम से? जल पुरुष की संज्ञा भी दी जाती है, अर्थात ये जल संरक्षण से संबंधित है। 144 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 145, कौन सी अधिकतम भूमंडलीय तापन वृद्धि के लिए उत्तरदायी होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। चारों ही गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक होती है और इनकी कमी कौन करता है? पेड़ और पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, इसीलिए उनको वायुमंडल का शुद्धिकरण कहा जाता है। तो 145 का हो गया सी ऑप्शन। 146, घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के लिए या गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या मीथेन। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि जो घरेलू मवेशी यानी कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी जब ये खाना खा लेती हैं और खाना खाने के बाद जब इनको पाचन क्रिया शुरू करती है तो इनके मुंह में क्या होता है? एक झाग आता है, जिसको हम लोग सलाइवा भी कह सकते हैं या गाँव की भाषा में कहते हैं इनको जुगाली करना। तो जब ये जुगाली कर रही होती है, जो इनकी झाग होती है, उसमें मीथेन गैस का निर्माण होता है। 47 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 147 को, वनों के कटान का प्रमुख कारण परिणाम क्या है? अगर हम वन काटेंगे तो क्या क्या हमें नुकसान देखना पड़ेगा? वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास का विनाश होगा, सही है। जल चक्रण पर प्रभाव पड़ेगा, नकारात्मक रूप से, ये भी सही है। मृदा का अपरदन होगा, ये भी सही है। तो कौन सा सही है? तीनों ही सही है। 148 देखें, नदी मुहानों के लक्षण क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए कहीं से नदी आके मिलती है, कहाँ पे? इतने बड़े समुद्र में आके मिलती है, तो यहाँ पे क्या विशेषता देखने को मिलेगी? ये नदी है और ये समुद्र है, तो यहाँ पे जो विशेषता मिलेगी उसकी बात कर रहा है कि ताज़ा एवं खारा जल मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। नदी में जो है कि ताज़ा जल होता है, समुद्र में खारा जल होता है। समृद्ध जैव विविधता होगी, यह भी सही है। अधिक उत्पादकता होगी या उक्त सभी। तो 148 का डी हो जाएगा, सभी विशेषताएं यहाँ पे मिलेंगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 149, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा क्या कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर या जैव अपघटन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, बायोमैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में कहा जाता है, जैव सांद्रण। और इस सीरीज का ये आखिरी प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न में से किसके लिए जाना जाता है? तो पहले तो केदारनाथ उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड में ये अभ्यारण्य, पहला आंसर मिला। लेकिन यहाँ पूछ रहा है किसके संरक्षण के लिए है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, कस्तूरी मृग के लिए है। और इसी तरीके से हंगुल के लिए जम्मू कश्मीर में एक अभ्यारण्य पाया जाता है। तो ये था आपका टेस्ट नंबर 2, और अगली वीडियो में हम टेस्ट नंबर 3 के साथ मिलेंगे आपको पैडागॉजी एनवायरनमेंट के लिए। और पैडागॉजी के ऑलरेडी हमारे चैनल पे जो है कि प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिए गए हैं। लगातार इसी तरीके की आप प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल से अभी जुड़ सकते हैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। जय हिंद।